आगे हम आहार पर चर्चा करते हैं, जैविक खेती के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारे बीच में आज जैविक खेती की चर्चा करने के लिए आदरणीय हल्का सा खाना तो कंट्रोल करना है, अति शरबत तो किसी चीज में अति नहीं करना है, कितना भी अच्छा आइटम हो चाहे खराब आइटम हो, मन पर नहीं कंट्रोल करना करेंगे, है। नहीं करेंगे आदरणीय शंकर जी, अति ना करेंगे, आप म्यूट कर लें। जी 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 बहन जी। जी आज हमारे बीच में आदरणीय श्री लालचंद भारद्वाज, गांव अम्बाड़ा, डिस्ट्रिक्ट चुटियाली और हरियाणा से है। आदरणीय लालचंद जी निवृत्त हुए हैं सरकारी नौकरी से। उन्होंने फिर वो जैविक खेती की तरफ बढ़े और उन्होंने 2013 से नैसर्गिक खेती की शुरुआत की और आगे 2021 से वो बाजरे की खेती कर रहे हैं, मिलेट की खेती कर रहे हैं, नैसर्गिक गुड़ पाउडर कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने काम किया। और बाजरे के जो उत्पाद है वो उनके कुकीज बनाना, ये भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लाते हैं। और खेत में सब्जियां और फ्रूट भी वो नेचुरली नैसर्गिक प्रक्रिया से लेते हैं। तो आज के हमारे आदरणीय लालचंद भारद्वाज जी का हम इस योगाहार कार्यक्रम में पतंजलि परिवार में आपका स्वागत है और इस मंच पर आप आइए। जी धन्यवाद। ओम सर। और हमारे बीच में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी भी है, और हरिद्वार से हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर भी ज्वाइन है और ये कार्यक्रम उनके द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो आपका स्वागत है। जी जी भारद्वाज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय नमस्कार मैडम जी। अभी म्यूट है वो जी। आदरणीय जो सभी लोग प्राणायाम करते रहें, अपना अपना प्राणायाम करते रहें और सुनते रहें। नमस्कार जी। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है आदरणीय। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। मैं अम्बाला से लालचंद भारद्वाज जी। भारद्वाज। हाँ सर। जी सर, मैं पिछले 2-3 साल से मिलेट फार्मिंग पे भी काम कर रहा हूँ, तो उसके बिजाई के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मिलेट्स की जो बिजाई है वो मई जून में की जाती है और उसके कई सारे तरीके हैं। जैसे उसको पहले नर्सरी तैयार करके फिर 20-22 दिन के बाद उसको खेत में लगाया जाता है, और दूसरा तरीका है पूरे खेत में बीज को बिखेर दिया जाता है, उससे भी हम मिलेट्स फार्मिंग कर सकते हैं। तो जहाँ जिसको जो भी तरीका उपयोगी लगता है तो वो उसमें कर सकते हैं। तो मिलेट्स फार्मिंग में जो हमारे सिरी धान्य में 5 पॉजिटिव मिलेट्स आते हैं, तो उनमें सिर्फ एक कोडो मिलेट्स है जिसको उगाने में 5 से 5.5 महीने तक लगते हैं। बाकी सभी मिलेट्स जो 4 हैं वो 3 से 3.5 महीने में वो पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इसमें किसी अलग से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें बहुत से किसी फर्टिलाइज़र की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको मैन्यूर उसमें 2 बार लगभग उसकी निराई करवानी पड़ सकती है, और यह है इससे हमारी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर हम आज के समय में किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मिलेट्स के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो मिलेट्स
के हमने बहुत सारे लोगों में, जैसे आजकल जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका मुख्य कारण है हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी और हमारा खान पान। तो हम फिजिकल एक्टिविटी ठीक से करके, जैसे स्वामी जी योग प्राणायाम के बारे में करवा ही रहे हैं इतने सालों से, तो उसके साथ अगर हम अपने खान पान में मिलेट्स को ऐड कर देंगे तो हमें बहुत सारा उससे फ़ायदा हो सकता है। अब हमारे पास, क्योंकि हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं आई, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो 15 दिन से 1 महीने के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ तक के कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे 4th स्टेज के कैंसर थे, वो 4 महीने में पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और अब वो अपना जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि वो धान की फसल को कम करके मिलेट्स फार्मिंग की तरफ बढ़ें, और जैसे इनका रुझान बढ़ेगा तो किसान को उसकी आमदनी भी अच्छी मिलेगी। तो इस संबंध में हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, उनसे जो भी खेती से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी सोइंग की उसकी टेक्निक्स हैं, प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं, उनको बताते रहते हैं। बीज उनको कहाँ से उपलब्ध होता है, उसके बारे में भी हम बहुत सारा जो भी हमारे पास जितनी जानकारी है उसको शेयर कर देते हैं। और मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आती हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो इसकी खेती करने में इंटरेस्टेड हैं और वो अपने हेल्थ के प्रति, दूसरे लोगों की हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। तो इस खेती से आपको बहुत अच्छे अनाज मिलेंगे और उससे सभी का फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जैसे डॉक्टर कादिर वली इसके ऊपर बहुत सारा उन्होंने काम किया है, उनके बहुत सारे सेमिनार्स हमने अटेंड किए हैं। पंजाब में खेती विरासत मिशन में उमेंद्र दत्त जी इस पे बहुत काम कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी अब टीम बन चुकी है। वो सारे लोगों को बीज की उपलब्धता कराना, उसकी मिलेट्स की फार्मिंग के तरीके बताना, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। और जब भी डॉक्टर कादिर वली या किसी और का कोई भी सेमिनार चंडीगढ़ या पंजाब में होता है, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट वहाँ पे लोगों को खिलाए जाते हैं वो सभी मिलेट से बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे हम आटा और चावल यूज़ करते हैं तो उन सभी में हम मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक रीज़न है, इसमें फाइबर 8 से 12% तक होता है जितने पॉजिटिव मिलेट्स हैं, और जितनी भी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो सारी उससे पूरी हो जाती है, और इससे अलग हमें कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो हम अभी तक व्हीट और राइस खा रहे हैं उनमें फाइबर की मात्रा नाम मात्र की ही होती है, इसलिए जितना भी हमारा फाइबरस फूड होगा तो उतना ही हम उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, हमारी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, तो बहुत सारे रोगों से तो मुक्ति ऐसे ही मिल सकती है। तो अब किसी भी किसान को इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो मैं उनके लिए हर समय उपलब्ध रहता हूँ। मैंने अपने खेतों में अभी मिलेट हम लगा चुके हैं, तो किसी को वो फार्म विजिट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और आप सभी से यही सलाह है कि प्रोसेसिंग में अभी कुछ दिक्कत है, क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट बहुत कम है, दूर लगे हैं। तो शुरू में वो थोड़े एरिया में मिलेट्स की खेती शुरू करें, जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है तो उनको इस खेती के बारे में पता लग जाएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर से इसमें बढ़ावा कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मगर आपने जो गुड़ से नैसर्गिक पाउडर बनाते हैं और उसकी जो बाजरे की जो कुकीज जी बनाते हैं उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ जी। वैसे मैं शुरू से ही, जब से खेती मैंने दोबारा से शुरू की है,
तो उसमें हम जी क्लियर हेलो आ रही है भाई साहब? हाँ जी की आवाज हाँ कट जी हाँ रही जी है, हाँ आवाज जी कट हाँ रही है जी आपकी। सर कोई क्वेश्चन जो भी है मैं उसका आंसर दे सकता हूँ थोड़ा जो सा भी आप जगह चेंज मुझसे कर बताओगे। दीजिए रंजना जी। ठीक है हाँ जी सर। हाँ जी, आपके साथ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब आप संवाद कर लीजिए जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। जी आदरणीय भ्राता जी, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम प्रणाम करता हूँ। धन्य जी टीकमगढ़ मध्य धन प्रदेश की धरती से आपको प्रणाम करता हूँ, किसान परिवार को से। आप पुनः उस आपने ध्यान कराया जब मैं छोटा था अपने पिताजी के साथ खेत में राली कुटकी लठारा फिकरा ये बोते थे, और वो जब हो जाते थे तो वो खाते थे। उनकी रोटियां ऐसी बनती थी, हाथ पे रख लेती थी हमारी माता ऐसे पलट के मोटी मोटी, और फिर चूल्हे में वो सेकती थी, और वो जब हम खाते थे तो वो अलग ही आनंद था। और लेकिन लोगों ने मोड़ दिया कि ये गरीब व्यक्ति खाते हैं, अमीर व्यक्ति गेहूं की रोटी खाते हैं, ऐसा कह के, और हमें हमारे किसानों को हमारे देशवासियों को बगला दिया है और बीमार जी कर दिया है खिला खिला के। आज जी पुनः देश हमारी भारत सरकार इन मोटे अनाजों के ऊपर आ रही है, आप उसको मार्गदर्शन दे रहा है आज युवा कार्यक्रम में। मैं पूछना चाहूंगा कि हम अभी वो सारे अनाज लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी है लगाने का। तो अभी इस मौसम में हम कौन कौन सा अनाज लगा सकते हैं, उसको हमें कैसे खेत तैयार करना पड़ेगा, और क्या कितने बीज कितनी एरिया में कितना देना पड़ेगा, ये बताने का कष्ट करें। सर अभी मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम। जून तक सही था लेकिन अभी भी हम सिर्फ कोडो मिलेट के लिए ज़्यादा समय चाहिए, उसमें 5.5 महीने उसको छोड़ के बाकी चारों मिलेट्स आप लगा सकते हैं। जैसे कंगनी हो गया, हरी कंगनी हो गया, और लिटिल मिलेट कुटकी हो गया। तो ये चारों को हम लगा सकते हैं अभी, क्योंकि उनको सिर्फ 3.5 महीने ही लगेंगे। तो अब नर्सरी तो अब तैयार नहीं कर सकेंगे, तो खेत जैसे भी हम दूसरी फसलों के लिए तैयार करते हैं तो उसी तरह से इसके लिए भी तैयार करेंगे। और उसके बाद पूरे खेत में हम बीज को बिखेर के उसमें लगा सकते हैं, या उसमें पूरे खेत में हम मेड़ बना करके उसके ऊपर भी सीड लगा सकते हैं। तो जो भी तरीका जिसको जहाँ पे ठीक लगता है तो उससे वो कर सकते हैं। जैसे नर्सरी अगर तैयार करें तो उससे तो इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 फीट चाहिए, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस 2 फीट चाहिए, तो उससे वो मेंटेन हो जाती है और वीडिंग हमारी आसान हो जाती है। लेकिन ऐसे हम जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास छोटा ट्रैक्टर भी है, तो पूरे खेत में बीज को बिखेर दिया जाता है। उसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से इसमें मेड़ निकाल दी जाती है, तो वो सारा सीड ऊपर आ जाता है। तो उसमें फिर वो डिस्टेंस लगभग ठीक रह जाती है। तो मैं इसी तरह से गेहूं की खेती और सरसों की खेती में इसी तरह से करता हूँ जी। और सर आप भी। चलिए, जैसा आपने कहा है कि पौधों पौधों के लिए हम लेट हो गए हैं। हाँ जी सर। तो ये जो हम फसल बेते हैं, वो हम तो पहले तो ऐसे ही बे देते थे, कोई सीड वगैरह नहीं लगा देते, सीधा बीज डाल देते थे खेत में, और वो हो जाता था। पौधे बाद में काटते थे जब क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा होती है। लेकिन हम साधारण ऐसे ही खेत में बे देते थे, तो क्या ऐसा नहीं बो सकते क्या? नहीं सर, बो सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हमें लाइनों में लगाना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे घास जैसे पौधे हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमारे पौधे लाइन में होंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगे होंगे, तो हमें जो वीडिंग करनी है वो ईज़ी हो जाएगी। और वो 1-2 वीडिंग इसमें ज़रूरी है, क्योंकि हम इस तरह का कोई वीडीसाइड तो अपने खेतों में डाल नहीं सकते। ये सारे वीड्स जैसे ही प्लांट हैं, तो बाकी इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक बार हम शुरू कर देंगे फिर तो हम दूसरे यंत्र जैसे लाइनों में लगाने के लिए जो ड्रिल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मेड पे जैसे नर्सरी अगर हम टाइमली शुरू कर देंगे तो नर्सरी लगाएंगे, वो सबसे अच्छा मेथड है सर।
जी और हमारे बीच में सदन में और हमारे किसान भाई उपस्थित हैं। जी कोई सवाल कर सकता है? जी रंजना जी, आप अनम्यूट हुई हैं, ये अपनी बात पूछना है। जी आदरणीय हमारे बीच में रमेश चंद मेहरा जी, जी जी जिला नर्मदापुरम के पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। जी ओम, सदन ओम को सर। नमन। जी सर आपको प्रणाम। मेरा प्रश्न है सर आपसे कि जी कुटकी जो है, हाँ जी ये कुटकी की नर्सरी कब डलती है और इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं कुटकी? सर, हम मतलब पांचों जो मिलेट्स हैं इनकी अगर हम अ, अप्रैल के एंड में या मई के शुरुआत में नर्सरी लगा देंगे तो 20-22 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो वहाँ से उखाड़ करके फिर हम अपने खेत को तैयार करके या तो उसकी मेड़ लगाएंगे, उसमें पानी लगा करके, जैसे हम गोभी वगैरह दूसरी फसलें लगाते हैं तो 1-1 फुट की डिस्टेंस पे उसको लगा देंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि पूरे खेत में क्यारे बना करके उसमें पानी छोड़ के शाम के समय पानी बहुत थोड़ा लगाना है, जैसे खेत गीला हो जाएगा तो उस पे भी एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हम अपने पौधों को लगा सकते हैं। ये पांचों मिलेट्स इसी तरह से लग जाएंगे, चाहे वो कुटकी हो, कोदरा हो, कंगनी हो, ये सभी ऐसे लग सकते हैं सर। और सर इनकी उपज कितनी आती है कल लगभग लगभग? सर ये लगभग 6 से 8 क्विंटल तक है, लेकिन कई बार हमारी जो केयर अच्छी होती है, जैसे मैंने सबसे पहले कोडो लगाया था तो वो मेरे पास लगभग 10 क्विंटल के लगभग आ गया था। तो कई फार्मर्स के पास इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन एन एवरेज इसमें सिर्फ हरी कंगनी की जो उपज है वो 5-5.5 क्विंटल रहती है, बाकी 8 क्विंटल के लगभग सभी निकल जाती है। जी सर, जी सर। हाँ, और सर आज की डेट में हरी कंगनी का रेट भी सर बहुत ज्यादा कंगनी है। कुटकी कुटकी को बोलते हैं? नहीं सर, कंगनी तो होगी फोक्सटेल सर। कंगनी कुट कुटकी को बोलते हैं सर? नहीं नहीं, कंगनी तो फोक्सटेल ये है सर। कुटकी नाम है सर, कुछ अंग्रेजी। लिटिल मिलेट सर, कुटकी। सर अब जैसे नर्मदापुरम में बहुत बड़ी मात्रा में धान की खेती हो रही है सर। धान जी ही जी धान, जी धान ही धान, और धान लगभग लगभग 18 मतलब 16 से 20 कुंटल के आसपास हो जाती है, और जो दूसरी धान है वो तो 22-24 कुंटल भी हो जाती है। तो सर जी। ऐसे कैसे रिप्लेस करेंगे हम इसको? नहीं सर, इसका रेट भी तो आपको ज्यादा मिलेगा जी। जैसे अब अगर हम प्रोसेसिंग के बाद ये 60-65% के लगभग रह जाती है। अगर जैसे आज की डेट में जो हरी कंगनी है सर, वो मार्केट रेट उसका 200 रुपये प्रति किलो से ज्यादा है। वो किसान का भी प्रोसेसिंग के पहले भी कम से कम 120 रुपये तो बिकेगा ही। तो 120 अगर हमारी वो 5 क्विंटल भी हो जाती है तो वो 60,000 के लगभग हो जाएगी। तो इसी तरह से दूसरे मिलेट्स भी इसी रेशो में हो जाएंगे, और फिर इसका ड्यूरेशन भी सर कम है। 3 महीने में अगर हमें 60,000 रुपये अपनी फसल से मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम उसके बाद कोई भी दाल वाली फसल जैसे चने, वो बहुत टाइमली लगा सकते हैं और चने की उपज भी हमारी बहुत अच्छी होगी सर। जी सर, जी सर, जी। जी मतलब हमारे पास हमारे किसान भाइयों ने हैंड रेज किया है। मैं आदरणीय मेनपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। मैं क्रमशः सभी जिन्होंने हैंड रेज किया है मैं बुलाऊंगा। सदन को ओम ओम। प्रणाम। आज के हमारे लखन भारद्वाज जी को कोटि कोटि नमन, जो इन्होंने जो मिलेट पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि जी से एक मेरा सवाल है। जो कंगनी होगी, हरी कंगनी होगी, जो हमारी नॉर्मली ये कंगनी होगी, कुटकी, सांवा, रागी और कोदो हो गया, जी तो ये कितनी
दूरी पे पौधा से पौधा और लाइन से लाइन कितनी दूरी पे रखनी चाहिए, और इनका क्या रेट है, और भोजन में हम कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट सीधा भी भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं, या जिसे गेहूं के आटे के साथ मिला के, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी, सर पहले तो मैं बिजाई के बारे में मैंने बताया भी था कि इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2 फीट या फिर हम दोनों तरफ से पौधे से पौधा भी 1.5 फीट और लाइन से लाइन भी 1.5 फीट के कर सकते हैं। तो इससे पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी और अगर हम नर्सरी मेथड से लगाएँ, बेड पे लगाएँ तो वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। क्योंकि बेड प्लांटेशन में जो हमारी रूट जोन है वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाता है और हमारे जो फसल है उसकी बढ़वार बहुत अच्छी मिलती है और अगर बरसात ज़्यादा भी हो जाए तो उस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। ये तो रही सर बात बिजाई की। उसके बाद अगर हम इसको पूरी तरह से हम गेहूं और चावल को छोड़कर इसको अगर खाना शुरू कर दें तो हमारा मैक्सिमम 200 ग्राम पर डे का लगेगा अगर हम तीनों टाइम इसको खाते हैं और एक महीने में 5 या 6 किलो पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर आधी कटोरी भिगोएंगे तो उससे 2 कटोरी बन जाती हैं और 2 कटोरी खा करके आपको 2 बजे तक ना तो कोई भूख लगेगी और एनर्जी लेवल आपका पूरा रहेगा। अच्छा दूसरी बात इस मिलेट्स जो खाने का तरीका है उसको आपस में मिक्स नहीं करना। हमने नॉर्मल पर्सन के लिए या डायबिटिक पर्सन के लिए 2-2 दिन जैसे 5 मिलेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। पहले 2 दिन एक को खाना है उससे नेक्स्ट तीसरे और चौथे दिन फिर दूसरे को तो इसी तरह से खाते हुए 11वें दिन फिर वही रिपीट हो जाएगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी हम खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम जो भी जूसेस सिक्रीट करता है तो उसको बड़ी आसानी रहती है। अगर हम कभी ठंडा कभी तला हुआ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं लीवर जैसे तो उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इनको अलग अलग डेज में खाना है 2-2 दिन खाना है। हाँ अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज है जैसे किसी को वेट लॉस करना है या किसी को वेट बढ़ाना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तो वो डॉक्टर खादिर वली की बुक्स आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं डॉक्टर खादर वली सिरिधान्य के नाम से और एक डॉक्टर खादर वली लाइफस्टाइल और इसका आप कोई भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम इसको हर रोज़ खिचड़ी या दलिया में खाएं। तो इसकी आप आटा बना करके इसकी रोटी बना सकते हैं और किसी भी तरह से जैसे भी आपको टेस्टी लगता है लेकिन अपने भोजन में आप बदलाव करें और अगर आप सारा नहीं कर सकते तो कम से कम रात को इसको भिगोएं और सुबह जो नाश्ता है वो आप मिलेट्स का ही करें। तो इसी से आपको अपने उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब मिलेट्स एक ऐसी भगवान की बनाई हुई ऐसी क्रॉप है जिससे आप उस बीमारी को कंट्रोल नहीं क्योर कर सकते हो जड़ से खत्म कर सकते हो। कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनकी इंसुलिन भी 2 महीने में बंद हो गई है। तो ये बहुत अमेजिंग इफेक्ट है इसके लिए। तो अब हमें ज़रूरत है इस समय जैसा हमारा लाइफस्टाइल है कि हम योग करते रहें और मिलेट्स खाते रहें तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जी मैं बताना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि को, मैं 23 मार्च को मैं हिसार जिला से हूँ, हरियाणा से। जी 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 नारनौल तहसील के अंदर विक्रम सिंधु कर रहे हैं फार्मिंग कई सालों से। जी तो मैं उनके वहाँ 23 मार्च को था अब। तो वहाँ पर मैंने सावा की इसकी खिचड़ी और इसकी अपने कंगनी की खीर खाई थी। क्या जबरदस्त टेस्ट था उसके जी अंदर। शाम तक हमको भूख नहीं लगी और मन इतना प्रसन्न रहा। क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, इतना आनंद आया उसके अंदर। तो मैं वहां से सीड लेके आया। 2 साल से सीड का इंतजार में था, मैंने अब की बार सीड मिला और मैंने लगाया है। मैंने अप्रैल के अंदर कोदो लगा दिया था।
जी और मैंने नर्सरी तैयार कर रखी है, मैं उसकी प्लांटेशन कर रहा हूँ इन चारों मिलेट्स की। और कंगनी, हरी कंगनी का वो हमने सीड नहीं मिला था, वो हमने समाना के है बलवंत सिंह जी, उनसे मंगवाया है। तो वो भी हम कंगनी दोनों का वो लगाएंगे। तो मैं सभी किसानों से यही अनुरोध करता हूं कि आप ये गेहूं की बजाय मिलेट्स का ज्यादा उत्पादन करिए, और अपने आने वाले समय में अपनी जनरेशन को और खुद को रोग मुक्त करिए, शरीर को स्वस्थ बनाइए। जब से हमारी गेहूं आई है तो रोग का निरंतर बढ़ता जा रहा है, शरीर हमारा बर्बादी के कगार पर चल रहा है। और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, तो उन्होंने क्या देखा भाई, भारतवर्ष के अंदर बीमार ही नहीं हो रहे लोग, तो उन्होंने क्या कहा, मुनीलाल भाई साहब बता रहे थे सर, जो उन्होंने अच्छी बताई, मैं भी इधर लोगों को कईयों जागरूक किया है। तो आप वो जो विदेशी कंपनियां, उन्होंने क्या कहा भाई, ये तो गरीब आदमी का भोजन है, ये कुटकी सांवा रागी, ये तो गरीब आदमी का है, बड़े लोगों को तो गेहूं का खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जो लोग इनको बीजना ही कम कर दिया था, धीरे धीरे इनको छोड़ दिया और गेहूं और चावल के प्रति आकर्षित हो गए। तो जब से ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है, जब से हमारे भारतवर्ष के अंदर इतनी बीमारियां आ गई है। देखो हर साल नए नए बड़े बड़े हॉस्पिटल, 500 500 600 600 बेड के हॉस्पिटल बनने लग रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? उनको पता है भाई भारतवर्ष के अंदर हर साल बीमारी, नई नई जन्म बीमारियां जन्म ले रही है, और लोग बीमार हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती नहीं हो रहे, जगह नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी किसान साथियों को जो जुड़ रहे हैं, मिलेट्स पे ज्यादा ज्यादा उत्पादन किया जाए और अपने आहार में सम्मिलित करें। जो आने वाली जो, हम तो मान ले कुछ उम्र गुजर चुकी है, लेकिन आने वाली जनरेशन है वो बचे। और जो शरीर के अंदर घातक जो बीमारियां, जो नपुंसक की ज्यादा बीमारी बढ़ रही है इस समय, उससे बढ़ेगी, उससे बचेंगे तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। आदरणीय निहाल भाई साहब। और जी आज के हमारे अम, आदरणीय मुख्य अतिथि को आगे आदरणीय अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है, आप भी सवाल करिए जी, स्वागत है। इनकी वेराइटी कौन कौन सी है, क्या ये ब्रीडर फाउंडेशन मिल सकते हैं, और दूसरा क्या इन पे सब्सिडी है क्या शासन की तरफ से? नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं मेरे को पता। सीड्स की अवेलेबिलिटी। हेलो, इसकी वेराइटियां इनमें, जैसे गेहूं, जैसे अपना गेहूं रहता है, गेहूं में 451 है, 322 है, सुजाता है, सरवती, इस प्रकार क्या इनमें भी वेराइटी है क्या वैरायटी तो है मिलेट्स सर, में? है सर वैरायटी तो, लेकिन जो भी अवेलेबल है लोकल, अपना जो हमने भाई साहब अपना माइक बंद कर दीजिए। उगाया है वही हम सीड नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। और इसका जो सीड है सर वो खराब नहीं होता जब तक ये कोटिंग में रहेगा। तो इसलिए जो भी अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई एरिया का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो और सीड की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम यूज होती है। जैसे हम अगर नर्सरी से लगाते हैं तो सिर्फ 800 ग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ के लिए। और अगर हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो उसमें 2 किलो बहुत पर्याप्त रहता है, उसमें 2 किलो से हमारा काम चल जाता है। अगर हमें सीड कहीं से 200 रुपये केजी भी लगता है तो हमें सिर्फ 200 रुपये का सीड ही लगाना है, तो सीड आराम से मिल जाएगा। तो उसके बाद जो दिक्कत आएगी बाद में, एक तो प्रोसेसिंग की। अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग प्लांट इसमें बढ़ रहे हैं, जैसे पंजाब में 3 लग चुके हैं, हरियाणा में भी कोई ना कोई अभी लग जाएगा। तो वहां से प्रोसेस करवा के इसको बेचना बड़ा आसान हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे वो आ जाएंगे बीच में, जो भी व्यापारी लोग हैं वो आपसे ऐसे ही खरीद लेंगे जैसे आपके खेत से तैयार होता है, और वहां से वो प्रोसेस करा करके उसको बेच सकते हैं। मतलब जो जब तक ये छिलके में रहेगा तो ये खराब नहीं होता, और जब इसको प्रोसेस कराते हैं फिर इसको उसमें एयर टाइट उसमें रखना पड़ता है। फिर भी 2-3 महीने तक तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता।
और आटा थोड़ा मतलब उसको 15-20 दिन तक ही हम रख सकते हैं। और इस मौसम में बरसात में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बाकी सारा साल तो ये आसानी से रह सकते हैं। जहाँ तक इसकी कॉस्टिंग की बात है, अगर हम सोचें कि इससे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1 महीने में 5 किलो लगेगा। तो अगर हम इन एन एवरेज उसको लगाएँ तो 800 रुपए का मिलेट 1 महीने में एक व्यक्ति के लिए लगता है, अगर वो तीनों टाइम इसको कंज़्यूम करता है। और हम लगभग 300 रुपए का राइस या व्हीट भी हम खा लेते हैं, तो वो हमारा बचेगा, तो हमारे सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे पर पर्सन, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई जो सामान्य व्यक्ति है इसको आराम से खा सकता है। जी, धन्यवाद। शासन तरफ से कोई अनुदान है क्या, इसकी जानकारी है क्या आपको? नहीं सर, अभी तक नहीं है, हो जाएगा, वैसे अभी तक नहीं है सर। इसके वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इस पे सेमिनार लगा रहे हैं, मिलेट्स फार्मिंग पे हम भी उसमें कई बार जाते हैं, लेकिन अनुदान अभी तक नहीं है और ना कोई एमएसपी है, ना इसके कोई अभी मतलब जहाँ पे हम बेच सकते हैं जैसे दूसरी क्रॉप्स को, तो अभी तक ऐसा नहीं है क्योंकि अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो सरकार भी इस चीज़ पे ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया। जैसे नंबर बढ़ेगा किसानों का तो फिर सरकार इसको, क्योंकि उसको चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए कर दिया, जैसे मिड डे मील में करने जा रहे हैं, तो इसका उत्पादन बढ़ेगा तभी सभी लोगों को दिया जा सकेगा और इसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी धन्यवाद आदरणीय अशोक भैया। आगे बहन जी सर, वो आदरणीय डीडी शर्मा जी केवीके से उपस्थित हैं, अगर कोई सरकारी योजना होगी तो वो बता सकते हैं। रंजना जी डीडी शर्मा जी को आमंत्रित कर लें। जी जी जी, आदरणीय डीडी शर्मा जी, आपका जी भी स्वागत है। आप भी आइए, आप आदरणीय हमारे भारद्वाज जी से पूछ सकते हैं। भारद्वाज जी की मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। भारद्वाज जी कहाँ से हैं, सबसे पहले बताने की कोशिश करें। सर मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में चुडियाली गांव है, हरियाणा में सर। और अच्छा। हम, हाँ जी, हमारे पास यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र तेपला अम्बाला पड़ता है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा सर, आपको मेरा प्रणाम। जी धन्यवाद। आदरणीय मुनिलाल जी को मेरा प्रणाम, रंजना जी बहन को मेरा प्रणाम, सभी उपस्थित जो आज कर यहाँ उपस्थित है सभी को मेरा प्रणाम। ये जो मिलर्स की बात अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें हमें कृषि विज्ञान केंद्र में सभी को हिदायत दी गई है कि वो इसकी पॉपुलैरिटी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। और जहाँ तक ये मिलर्स को जो 5-6 तरह के मिलर्स हमारे अभी देश में प्रचलित है, और जो पुराने ज़माने में खास करके हमारा जो ये कंगनी, कोदो और दूसरी जो ये चिनोपोडियम जिसको हम बाथू या चौड़ाई कहते हैं, ये बीज की जो अभी सब्सिडी की बात जो चल रही है वह सरकार अभी तक इसमें विचाराधीन है कि इसमें किस तरह की किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। और जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट भी अपने चावल की खेती को कम करने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि भी जो ये पैडी कर रहे हैं हम तैयार, इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, पानी की कमी आ रही है और सारा जो पानी है वो बहुत नीचे चला गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने पंजाब सरकार ने सब्सिडी की कि जो चावल से अलग से फसल लगाएगा या कोई दालें लगाएंगे या दूसरी सब्जियां लगाएंगे, उनको प्रोत्साहन के रूप में जो है आपको सब्सिडी पर हेक्टेयर के हिसाब से उन्होंने दी थी। लेकिन उसमें कितनी किसानों में प्रोत्साहन मिला है, उसी तरह से अभी जो ये सारी बातें चल रही है। अब भारद्वाज जी कह रहे हैं कि अब कि इसकी जो पैकेज प्रैक्टिसेस है वो बहुत पहले से प्रचलित थी। हमने भी जो बीएससी जब हम की थी
तो सारी ये जो मिलेट्स बेस्ड क्रॉप्स थी, या जिसको मोटा अनाज कहें या कोई दूसरी चीजें कहें, ये हमारे थी, लेकिन धीरे धीरे इसको साइंस दानों ने भी इसे पीछे कर दिया, क्योंकि डिमांड के मुताबिक उनको बदलना पड़ा अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। मेरा तो यही अभियम चल रहा है कि हम अभी किसानों को जो है बहुत छोटे स्तर पे उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो अभी तक बहुत कम है। जैसे कि भारद्वाज जी ने कहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और जो प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि है वो सरकार को, सभी सरकारों को, राज्य सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें आने वाले समय में बजट में कोई ऐसा प्रावधान रखने की जरूरत है जिससे कि किसान इसको, उस प्रोत्साहन राशि जो मिलेगी उसके आधार पे अपनी खेती बाड़ी में इसको सम्मिलित करें। तो अभी तक मार्केटिंग की सवाल है, जैसे इन्होंने कहा है कि 2-3 इसमें जो है प्रोसेसिंग प्लांट लग गए हैं, इसको किस तरह से, कौन कौन से इस उत्पाद बन सकते हैं, किस तरह से इसको मार्केट में प्रोत्साहित के रूप में किया जाए। बहुत सारी एजेंसी आगे आ रही है, लेकिन किसान क्या करे, किसान तो बहुत छोटा है, उसके पास जमीन कम है। जहां प्लेन एरिया में जिनके पास जमीन ज्यादा है वो तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पर बीघा, पर एकड़ या हेक्टेयर के हिसाब से उसकी जो रिटर्न है वो इसमें बहुत कम है। जैसे कि अब ये कोदो की बात करें, 5.5 महीने लग जाते हैं, तो जो किसान बहुत छोटा है उसमें तो 2 फसल उसने सब्जी के लिए लेनी है। लेकिन तभी ये किसान इसको अपनाएगा जब सरकार जो है इसमें प्रोत्साहन राशि करेगी, सब्सिडी देगी। सब्सिडी बीज इतना महंगा नहीं है, महंगा इसका जो जमीन से हमें मिलना है, जिसकी रिटर्न होनी है। तो इसके लिए तो आपको एमएसपी जो है सरकार शुरू करे। जो ये मिलट्स है, 5-6 फसलें हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये मैं सभी जो आप आज उपस्थित है सदन में निवेदन करूंगा, जिनके जैसे आदरणीय मुनीलाल जी तो एक बहुत बड़े इनका संपर्क तो सरकार से है, पवन जी है। तो मैं ये योजनाओं में जब तक सम्मिलित नहीं होगा तब तक ये बातों की बातें रहेगी। 2-4 क्यारियों में हम लगाएंगे, कितनी पैदावार होगी, और इसको तो एक क्लस्टर के रूप में, जैसे कि आजकल एफपीओ काम कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। एक गांव में अगर 100 किसान हैं, उसमें कम से कम 10 किसानों को अगर हम ये मिलट्स के बारे में उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको उगाने के लिए करेंगे, और बाई बैक सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक ये हमें मिलट्स को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है इसको। क्योंकि आजकल अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो सारा सब्जी उत्पादन हो रहा है, और सब्जी उत्पादन को किसान छोड़ना नहीं चाहेगा, या सेब है या सब्जी उत्पादन है। तो कुछ एक लोग कर रहे हैं जहाँ पर बहुत जमीन है जिनके पास। और मेरा तो सदन के सभी सदस्यों से यही निवेदन है कि सरकार के सामने ये चीजें रखी जाए। बाकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सब कुछ, सारे कृषि विभाग जो है, सारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सरकार के आदेशानुसार कार्य कर रही है। मेरा तो आज आप सबों को यही अपना वक्तव्य है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने का समय दिया। जय हिंद, जय योगा। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डीपी शर्मा जी। और आपका इसलिए युगाहार कार्यक्रम में जब से आप जुड़े हैं तब से आप निरंतर हम किसान भाइयों को मार्गदर्शन देते, इतनी साधारण स्वभाव से। मालूम ही नहीं होता है कि आप केवीके के वैज्ञानिक हैं या किसान हैं। इस प्रकार का संवाद करते आपके पुरुषार्थ को और आपके भाव को प्रणाम करता हूँ किसान भाइयों की ओर से। आज हमारे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में केवीके के जो प्रमुख हैं, संस्था प्रमुख हैं, उन्होंने करार साहब हैं, बीएस करार साहब, उन्होंने हमें बुलाया है। देखते हैं किस विषय पर आज वो चर्चा करते हैं। और मैं आज सदन में शरद वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना संवाद
करें। आदरणीय सदन हमारे को चीफ कोटि कोटि प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और पूरा विश्व इस तरफ जा रहा है, मिलेट्स की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया है और पूरे वर्ल्ड को एक मोटे अनाज का परिचय कराया। और हिंदुस्तान ने तो ये चीजें छोड़ी हैं और बाद में गेहूं आया। पहले तो आधे दिन आदमी ज्वार खाते थे और हमारे पिताजी बताते हैं कि गेहूं को कभी खाया जाता था, साल भर में अगर खाना रहता था तो वो कोई त्योहार आया या कोई मेहमान आया जब आटे की पुड़ियां बनती थी, बाकी ज्वार और मक्का और यही खाया जाता था सारे दिन। लेकिन अभी अभी पूरा गेहूं पे आ गए हैं और अभी सभी लोग बढ़िया यूरिया का गेहूं खा रहे हैं और भरपूर रूप से यूरिया खाते हैं और बीमार शाम हो को रहे हैं, भरपूर रूप भूल से जाते हैं बीमार कि हो रहे हमने हैं। क्या खाया। भूल जाते हैं कि हमने क्या खाया। लेकिन अभी का जो खान पान है बहुत बहुत केमिकल युक्त और बहुत वैसा हो गया है जो कहीं ना कहीं मानव समाज को इफेक्ट कर रहा है कि इससे क्या नुकसान होने वाले हैं। और यही सब जान के गुरुदेव ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केबी के सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक इस ओर बड़ी चिंता में लगे हुए हैं। हम लोग अभी केबीके में गए थे तो उन्होंने बहुत सारी मिलिट्स की मशीनें दिखाई थी हमें। केबीके जबलपुर में जब विश्वविद्यालय में जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारी उन्हें मिलिट्स की मशीनें दिखाई, कैसे पाउडर फॉर्म बनाना है, कैसे छिलके उतारना है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है। कोई इससे अगर ऐसी मशीनें देखना चाहता है तो जबलपुर विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी मशीनें लगी हुई हैं, तो वो देख सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत सारे जैसे मिलेट्स के लड्डू हैं, केबी के बनखेड़ी ने बनाए हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं जो बहुत आने वाले समय में मेरे ख्याल कुछ तो थाली में मिलेट्स जो है कुछ एरिया ले लेगा, ऐसा लग रहा है। अभी जो पूरा जो केमिकल वाली थाली है उसमें कुछ जगह ये लेने वाला है, ये पक्का है। मैं मुख्य अतिथि जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि जी ऐसी कोई चीज जैसे मिलेट्स में ऐसी चीज है कोई, जैसे अपन लोग मान लो सत्तू बनाते हैं तो बड़ा इजी है, घोला और पी लिया। ऐसी क्या चीज है कि जो इजीली आदमी जैसे नाश्ते में यूज कर ले, या ऐसी चीजें क्या चीज है जी? ओ अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हैं आदरणीय जी, म्यूट है, अनम्यूट कर लें आप अपना सर माइक आपका अनम्यूट कर। म्यूट। हाँ जी, हाँ जी। सर वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। वो रात को भिगोना है, सुबह उसको उबाल के बनाना है। लेकिन फिर भी हम इसे जैसे रात को उबाल के रखते हैं तो उसमें लस्सी डाल के उसमें मिक्सी में डाल के एक अच्छा सा आपके पास जूस बन जाएगा और वो खाना भी आपको इजी रहेगा। तो दूसरा, अब जैसे हम इसमें काम कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे नूडल्स टाइप, सेमिया, ऐसे रेडीमेड हमने शुरू किए हैं। तो वो बच्चों को देने के लिए, मिलेट्स को ऐड करने के लिए वो बहुत इजी है उसमें। और जैसे रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो खिचड़ी या दलिया या खीर, जैसे मेरे खेतों में सर उसने ये केवी के तेपला ने प्रोग्राम किया था, तो सावक की खीर हमने खुद बनवाई थी। उसमें सिर्फ जी यही था कि 1 किलो सावक और जी। उसमें 15 किलो दूध में वो काफी थी। और वो इतनी पसंद की लोगों ने, उन्होंने पूरी छोले जो भी थे वो छोड़ दिए थे, वो सबसे पहले खत्म हो गई थी डिश। तो खीर जी बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो बहुत सारी डिशेज सर, अब तो इसमें बहुत रेसिपीज आ गई हैं, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। और दूसरा जी सर, जैसे हम जैसे डॉक्टर्स या जो भी ऑफिस वाले लोग हैं वो अपने टेबल में रखते ही हैं कुछ बिस्किट, नमकीन वगैरह। तो वो सर हम उस पे काम कर रहे हैं, हमने कुकीज़ वगैरह बनाई हैं और वो लोगों ने बहुत पसंद की है। तो उसके बहाने से वो उससे मैदे से, आटे से बचेंगे और वो जो भी मिलेट्स की कुकीज़ हैं उनको खाएंगे। और उसके अंदर हम चीनी ना डाल के सर अपने खेत का गुड़, शक्कर यही यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं पहले इस पे ही काम करता था सर।
गुड़ और शक्कर। और हमारे मतलब गुड़ की यही बात है सर, जब एक बार कोई लेता है वो दूसरा गुड़ या तो खाएगा नहीं या फिर हमसे ही लेगा वो दोबारा। इतना फर्क रहता है इन प्रोडक्ट्स में सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर। चलिए, मैं सामान का स्वाद आ गया है सर मुंह में। आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और बात रखें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भारद्वाज जी से मेरा एक सवाल है। जी आने वाली अभी पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, वो मिलेट्स को बहुत ही प्यार से खाए, तो वो जो आज शरद भैया ने पूछ लिया है कि बच्चों के लिए हम क्या बना सकते हैं, क्या खाए बच्चे, जैसे उनको प्रोटीन विटामिन सब मिनरल्स मिल जाए, उनके बॉडी में जाए। तो इसके लिए आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए होंगे, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और जो आप खेत में गन्ना उगाते थे, और गन्ने का वो जो पाउडर भी है वो कैसे, वो थोड़ा सा इसके भी बारे में जानकारी दीजिए। हाँ मैडम, बच्चों के लिए तो वही है। दूसरा मतलब इसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा तो हमारी जो गृहिणी है जो घर में बनाते हैं उन्हीं का योगदान है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका वेट लगभग उन्होंने 30 kg कम किया, तो उससे पूछा कि क्या खाया, तो उनको सिर्फ बाजरा ज्वार का पता था। और उनकी जो वाइफ थी वो हमसे मिलेट्स लेके जाती थी, तो उनको इन पांचों सिरिधान्य मिलेट्स का नाम भी नहीं पता था। तो फिर कह रहे बस मैंने तो बाजरा, और उसका वेट 40 किलो कम हो गया। और वो इतने मतलब अच्छे से बनाती हैं, खाती हैं। कह रहे जो मेरी मिसेज बनाती है वही मैं लेके जाता हूँ। तो इसलिए तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और डॉक्टर खादिर वली की जो बुक है उनमें बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं उनको भेज सकता हूँ। और दूसरे एक अभी अभी बुक आई है मिलेट रेसिपीज की, वो आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये तो सारा एक हमारे इसमें केवीके से जुड़ी हुई हैं, गुड़गांव में रहती हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने 3 महीने में सर एक भी डिश रिपीट नहीं की अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोती उनके लिए एक नई डिश ही तैयार की है हर रोज। जैसे मैं सर अभी गया था ख्यादरवली के, तो वहाँ मैंने उसका फोक्स टेल की लस्सी पी, और मैं सर उसके 4 गिलास पी गया। मतलब चाय भी रखी थी, लस्सी भी, तो इतनी टेस्टी थी। तो इसका हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मिल्क से रिलेटेड हो या बच्चों के लिए बनाना हो, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं सर इसको। जी तो आपका नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए भारद्वाज मेरा जी। सर मेरा सर 90 हाँ जी, 50 280076 दोबारा बोलिए। 9050 हाँ जी, 280076। थैंक यू। ठीक और है ये सर। धन्यवाद मिलेट, सर। अब जी ये मिलेट्स आपके पास उपलब्ध है आज के तौर पर बीज के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उपलब्ध है। हम मैडम यहाँ पे 160 रुपीज पर केजी मतलब अम्बाला में देते हैं। और अगर वो कहीं एक बाहर डबल जीरो आके बोलना। 76 सर लास्ट में, 90 50 28 सर, आप लोग 90 50। रिकॉर्डिंग में सुन लेना फोन नंबर, इसमें रिकॉर्ड हो मैं गया चैट है बॉक्स में उनका नंबर डाल देती हूँ, और चैट ग्रुप में बॉक्स डाल में। देंगे। एक नंबर के लिए समय ना अपन बर्बाद करें, हर आदमी अगर मांगेगा तो दिल लगे जाए। जी, मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि पीठ से आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और अब आज का चूंकि योग क्लास और आज हमारे जो मिनिट्स पर चर्चा हुई है उस पर अपना कमेंट देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार। जी, आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि पीठ हरिद्वार से। जी जी, नमस्कार हाँ सर। सभी को। और ओम ओम। सलाम। आज के मुख्य अतिथि भारद्वाज जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत सुंदर। सर म्यूट हो गए हैं। हाँ जी
हाँ जी सर। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर, जी। आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ आप जी। भरद्वाज जी, आदरणीय भरद्वाज जी, आप म्यूट कर लें हेलो, अगले मेरी से। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? आ रही सर सर। आ रही है। अच्छा, ठीक है, नेटवर्क। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं सभी को एक तो अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में योगाहार के, और आज के मुख्य अतिथि भारद्वाज जी का अभिनंदन विशेष रूप से, क्योंकि मिलेट के ऊपर हमने पुनः चर्चा की। और आपको बताना चाहूंगा कि मिलेट के ऊपर डॉक्टर खादर वली का इस मंच के ऊपर पूर्व में उन्होंने उद्बोधन दिया है, और बहुत सुंदर उन्होंने बातें कही हैं, बड़े सरल तरीके से बातें बताई हैं। और यह भी बताया कि किस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जो हमारे मिलेट्स हैं वो कैसे सफाई का काम करते हैं, जो हमारे अंदर के जो रोग को भगाने का काम है या उसकी सफाई, अंदरूनी जो हमारे अंग है, और उसके अंदर जाकर के किस प्रकार से मिलेट झाड़ू लगाते हैं और उसको फिर बाहर आकर के वो सब गंदगी निकल जाती है, जो जैसा ये वेट लॉस वाला भी उदाहरण आपके द्वारा दिया गया। तो बहुत सुंदर है, उनका चैनल भी बहुत अच्छा है, और आने वाले समय पर उनको हम फिर से बुलाएंगे, क्योंकि उनको 2023 में पद्मश्री से भी वो सम्मानित हुए। तो ये मिलेट के ऊपर हमारी बहुत सारी चर्चा हुई है, और मिलेट के ऊपर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, उसके साथ भी हम मिलकर थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीच में जब हमारे कृषकों की आवश्यकता थी, तो उनके साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक सेमिनार भी किया था भूपेंद्र शास्त्री जी के लिए, कि वो अपने क्षेत्र में कुछ मिलेट के ऊपर काम करना चाहते थे। और मैंने वहां पर जाकर के देखा है कि किस प्रकार से मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई तरह की रेसिपीज बनी हुई है, कई तरह के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, बल्कि और कई तरह की मशीनों का उन्होंने निर्माण किया हुआ है। तो ये जिसको भी डिशेज होंगी, तो उसको करने के लिए उसकी जो मशीनरी है, उसकी जो विधि है, वो सब चीजें भी, कुछ चीजें पेटेंट करा रखी हैं, तो वो पैसे में देते हैं किसी एक इंडस्ट्री को, और बाकी को शायद जो भी उनका तरीका है, तो उसके आधार पर ये इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसमें अगर बीज की आवश्यकता है, वहां पर किसी को बीज लगाना है या कोई तकनीक की जानकारी चाहिए, तो वो इसमें करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस वर्ष G20 के अंतर्गत मिलेट को एक विश्व रूप में ले जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर भी देखें तो श्री अन्न, श्री धान्य के नाम से इसको सरकारें जो हैं प्रमोट कर रही हैं, विभिन्न संस्थाएं प्रमोट कर रही हैं। और हमारे इस पतंजलि, हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में भी डॉक्टर नहीं, नेकराम जी जो हैं हिमाचल से, जिनको भी इस वर्ष में उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और मिलेट के ऊपर ही, तो वो भी आकर के उन्होंने अपना योगदान दिया है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कृषि में वह मिलेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज के बहुत सुंदर हमारी जो चर्चाएं हैं, परिचर्चा है, मिलेट के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन मुझे किसी ने यह भी बताया कि हम एक बार में एक ही मिलेट को का उपयोग करें, उसके साथ बाकी चीजों को नहीं मिलाएं। ऐसा किसी ने कहा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मल्टीग्रेन का आटा भी उसको बेहतर नहीं है, खाली एक बार में एक ही तरह का मिलेट का उपयोग करें, दिन में एक बार, और अगले दिन चाहे तो उसको चेंज कर लें। मुझे इसके बारे में पुष्टि मैं करना चाहता हूँ, और आज के हमारे मुख्य अतिथि, उनसे भी ये जानकारी चाहता हूँ कि इस विषय पर उनके क्या विचार हैं। क्या इनके पचने की प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है, या इनका हमारे शरीर के अंतर्गत काम करने की प्रक्रिया में अंतर होता है, या इनका आपस में एक दूसरे से परस्पर विरोधाभास तो नहीं होता है, जिसकी वजह से ये चीजें सामने निकल के आई कि हमें एक बार में एक ही मिनट का खाद्यान्न के रूप में हम इस्तेमाल करें, और बाद में उसको अगले दिन चाहे उसको चेंज कर लें। तो इस विषय पर अगर आप कुछ जानकारी है तो उसको भी आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और साथ ही आज के हमारे योग शिक्षक ने भी बहुत अच्छी तरह से आज योग कराया है। तब आपको इनको भी बहुत धन्यवाद, और मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। सर नमस्कार सर। इसके लिए तो सिंपल सा ही लॉजिक यही है कि जो भी हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो जूस सिक्रीट करती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें अगर हम मल्टीग्रेन खाएंगे तो उसको उतने टाइप के जूस सिक्रीट करने पड़ेंगे, तो जिससे जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तभी हमारे जो लीवर है इनमें दिक्कत आती है। अगर हम एक ही तरह का भोजन खाएंगे, वो चाहे मिलेट्स हों या कोई और भी हों, जैसे हम अगर चपाती खाते हैं तो चपाती ही खानी चाहिए, अगर हम राइस खाते हैं तो राइस ही खाने चाहिए, तो उससे जो हमारा डाइजेशन है, अगर आप इसी को चेंज करके देखो तो आपको अच्छा लगेगा। किसी दिन आप सिर्फ राइस खाइए, किसी दिन चपाती खाइए, तो आपका डाइजेशन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो मिलेट्स में तो ये प्रोटोकॉल आपको अपनाना ही पड़ेगा। और इसमें अगर आपको कोई डिजीज है तो उसके लिए किसी को 3 दिन, बाकी एक दिन, नॉर्मल पर्सन के लिए अगर कोई भी डिजीज नहीं है तो 2 डेज का ही कोर्स रहता है, 2 दिन एक खाना है, 2 दिन एक खाना है। तो ये डाइजेशन इजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्रेन जो इसको कंट्रोल करता है, तो सब इजी महसूस करते हैं सर। जी धन्यवाद पुष्टि करने के लिए। और सर बस मैं लास्ट में सर यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जमीन, हमारी माँ वो हेल्दी होगी, हमारा शरीर, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है, हम हेल्दी होंगे। और जो हमारा पानी का लेवल, मेरे अपने मतलब पिछले 50 साल में हमारे एरिया में 80 फीट से अब 300 फीट पे चला गया है, तो थोड़े समय के बाद हमें पानी नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों की हमारी पुष्टि करता है, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, पानी की कम उपयोग होगा और हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, हमारी आयु ज़्यादा होगी। तो मिलेट्स इन सभी में काम करेगा सर। जी आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं महाराष्ट्र से, सागराम से। धन्यवाद रंजना बहन जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही मिलेट्स पे। और पवन सर ने कुछ सवाल उठाया था कि मिलेट्स मिक्स खानी चाहिए, एक खानी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी जानकारी दूं, महाराष्ट्र में थालीपीठ नाम का एक पराठा बनता है, और आमतौर पर लोगों को पता है थालीपीठ बोलते हैं, बाकी उत्तर भारत में उसको पराठा बोलते हैं, मिक्स पराठा जिसको बोलते हैं। और मिक्स पराठा बनाते समय उसमें कई प्रकार के मतलब ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, और भी राजगिरा है। इसका आटा जो है वो प्रयोग में किया जाता है इकट्ठा, और इकट्ठा प्रयोग करके वो कई बार खाया जाता है। अभी 1-2 दिन के पहले ही हमने तो 2-4 परिवार में देखा कि वो मिक्स प्रकार से वो खाया जाता है, और उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना ही जानकारी दे दूं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा उसके बारे में तो हम निश्चित रूप से कहेंगे, विज्ञान का छात्र होने के नाते, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसके लिए काम करने वाले होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये किसी भी तरह के रहे, क्योंकि दालों में भी कई प्रकार की मिक्स दालों का यहाँ पे दाल बनाई जाती है, बघेरी दाल या फ्राइड दाल बोलते हैं, वो भी खाने की आदत है साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में भी। तो मिक्स दालें खाने से, मिक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, मिक्स प्रोटीन खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई विशेष असर होता है ऐसा नहीं है। यही जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। जय रंजना जी, समापन करें। राय जी को और सागर आमंत्रित करते हैं, वो भी आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ थोड़ा संवाद करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी झारखंड से। जी रंजना बहन जी, सभी को सादर प्रणाम। और जैसा कि आज की परिचर्चा जो चला वो बहुत ही अच्छा रहा। निश्चित रूप से कुल मिलाकर के यही है कि मिलेट्स, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग के पूर्वज इसको खाया करते थे, और सबको ये तो निश्चित ही ज्ञान है कि हमसे बड़े फिट और फाइन हुआ
करते थे, और आज के परिवेश में जो लोग नहीं ये सब यूज करते हैं, फिर उनकी क्या दशा है सब लोग देख रहे हैं। और आपका समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी, एक छोटा सवाल है। जो पकने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा और बताने का कष्ट करें हमें। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ सर, जब ये पक जाएगा तो इसको हम या तो काटने के बाद ये तो ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं, जो जहाँ पे इसकी फ्रूटिंग है, तो उसको एक अलग जगह डाल के थ्रेसर से भी इसको निकलवा सकते हैं, या जैसे हमने शुरू में किया था तो उसको एक जगह पे डाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला करके उसको, जैसे पहले गेहूं को करते थे, तो उसके जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाएंगे और उसको फिर पंखे से उसको अलग करके उस रख लेते हैं। थ्रेसिंग में इतना ही करना है कि उस टाइम वातावरण भी पूरा सूख जाता है। तो जैसे हमारी हार्वेस्टिंग, मतलब जब ये कलर चेंज करेंगे थोड़े पत्ते और इसके जो फ्रूट हैं, जब अगर हमने हाथ से कटाई करनी है तो 50% जब ये कलर चेंज कर जाएं तो तब इसको काट सकते हैं। अगर हम जैसे पंजाब में कंबाइन हार्वेस्टर से भी इसकी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो गई तो वो तो बहुत इजी प्रोसेस है, तो उसमें 80% तक जब ये पकने के लायक हो जाएं तो तब हम इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं सर। जी जी धन्यवाद। आगे आदरणीय हमारी बहन कुसुम जी हार्वेस्टिंग करें। जी मेनपाल भाई साहब, आपका सवाल हो गया? जी आदरणीय अभी कुसुम का बहन, क्या कह रहे हैं, जो जैसे सावा है, ये थोड़ा सा पहले पीला कलर का थोड़ा सा हो जाए, पूरा पकने के बाद तो बोला ये झड़ जाता है, और बोला उस टाइम उससे पहले थोड़ा हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बताने का कष्ट करें जी। जब ये मतलब 50% आपको लगेगा कि ग्रेन इसमें से पक गए हैं, उसके थोड़े 1-2 दिन बाद ही कटवा दें, हाथ से अगर कटवाना है तो। और मतलब पूरा पकने के बाद तो फिर तो झड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम उसकी बाली को देखते हैं तो जब उसमें से आधे से ग्रेन पूरा कलर ले लेंगे अपने, तो उस समय आप इसको कटवा सकते हैं और उसको एक अलग जगह डाल सकते हैं। और अगर कंबाइन से कटवाना है तो फिर आपका कम से कम 80% तक उसमें से पका होना चाहिए, क्योंकि कंबाइन ने फिर अलग तरीके से निकालना है, उसको सूखने के लिए समय नहीं मिलता। और जब हम हाथ से कटवाएंगे तो सूखने के लिए समय मिल जाता है, तो जब 50% उसमें दाने पक जाएं तो तभी आप उसको कटवा सकते हैं। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी मैं धन्यवाद। हाँ प्रणाम, जी सदन को प्रणाम। मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाह रही हूँ और उसके लिए आपके विचार भी चाह रही हूँ कि ये जरूर है कि कंबाइंड मिलाकर जो मिलेट यूज किए जाते हैं उसके लिए तो जो भी अभी मतभेद चल रहे हैं, परंतु सर्दी गर्मी के हिसाब से, मतलब मौसम के हिसाब से और तासीर के हिसाब से, मनुष्य की अपनी प्रकृति के अनुसार और भोजन की प्रकृति के अनुसार ठंडी और गर्म और बरसात के मौसम में अलग अलग मिलेट उपयोग किए जाते हैं। ऐसा शुरू से सुनते चले आ रहे हैं और ऐसा ही उपयोग होते देखा है। जैसे गर्मी के दिनों में ज्वार का ज्यादा उपयोग किया जाता है, सर्दी के दिनों में मक्का का ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान में बाजरे का ज्यादा उपयोग किया जाता है ठंड के मौसम में। तो इस प्रकार की बातें जरूर आरंभ से सुनी आ रही है। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, या जो भी भाई लोग इस विषय में अपना मत देना चाहें तो बताएं। समय की हालांकि बहुत बाध्यता है अब, तो बस ये मेरा एक प्रश्न ही है। और जो हमने शुरू से देखा है कि ठंड में मक्का खाया जाता था, गर्मी में बाजरा ज्वार खाई जाती थी, और ठंड के दिनों में मक्का और बाजरे की खिचड़ी और बाजरे का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। इस विषय में बस ये मतलब मेरा एक मत है, एक विचार है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय हमारे भारद्वाज जी।
जी, इसमें ऐसा है जी, जैसे डॉक्टर खादिर वली बताते हैं कि जैसे बादाम हैं, उनकी भी तकसीर गर्म होती है, लेकिन जब हम रात को भिगो करके सुबह बादाम खाते हैं, तो फिर उनका कोई ऐसा असर नहीं रहता। तो मिलेट्स में तो ये पक्का प्रोटोकॉल है कि हमें उनको 6-7 घंटे तक भिगोना होता है। तो इसलिए उनको कोई ऐसी वो नहीं है, तो हम उसको पूरा साल खा सकते हैं। रात को भिगोएँ और सुबह उसको उबालें, बनाएँ और खाएँ, तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर ने हैंड राइज किया है। जी सर। धन्यवाद बहन जी। बहन जी ने जो अभी सवाल किया कि मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग मिलेट्स खाने की जरूरत है क्या, थोड़ा हम 30-40 वर्ष के पहले का चित्र देखें तो महाराष्ट्र में आमतौर पर विलेजेस में जवार ही खाया जाता था, 12 महीने खाया जाता था विलेजेस में। विलेजेस की बात बोलूं मैं, आज भी जिस क्षेत्र में मक्का पकता है, बाजरा पकता है, वहां पे विलेजेस में वही साल भर खाया जाता है। और हमने तो जवार का क्षेत्र देखा है, मैं तो 20-25 साल देहात में ही रहा हूँ। आमतौर पर 90% लोग साल भर जवार खाते थे और उसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। हाँ, मैं आयुर्वेद के अनुसार में अलग अलग सीजन में खाना चाहिए, ये विश्लेषण हो सकता है, लेकिन आम आदमी ने खाने के बाद में उसका कोई इल इफेक्ट्स दिखे ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं है। और यही बात मैं सदन में रखना चाहता हूँ। जी 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 धन्यवाद दुबे सर, क्योंकि हम भी देखते आ रहे हैं महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ज्वार जो है बहुत ज्यादा खाती है, और हम बाजरी भी है वो जब विंटर का सीजन आता है तब खाते हैं। जी आदरणीय रंजना जी शायद लेफ्ट हो गई हैं, और मैं आभार ज्ञापित करने के लिए आज आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए। जी मिथिलेश सिंह बहन जी, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रखें, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, ओम। सदन से जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। मैं भी यही जैसे सुन रही हूँ चर्चा, तो यही समझ में आ रहा है कि हमने बचपन से यही देखा है कि जैसे योग में भी बताया जाता है बार-बार कि ऋतबुक का मतलब यही है कि ऋतु के अनुसार खाएँ, और प्रकृति ने वो व्यवस्था की हुई है ऑलरेडी। हमने देखा है कि सर्दियों में जो अनाज अब पैदा होंगे, बाजरा, ज्वार और आपकी मक्का, तो वो हम सर्दियों में खाएं और उसका हमें लाभ मिलता है। कई बार जब तबीयत खराब होती है, ठंड लग जाती है, तो हम बाजरे की खिचड़ी बना के खाएंगे, या फिर जो नए दाल चावल आए हैं उसकी खिचड़ी बना के खाएंगे, तो उसका गुण अलग होता है। जो पुराने चावल रखे हुए होते हैं उसका गुण अलग होता है। ये बहुत छोटी-छोटी बात है, जब हम इनको लेकर के चलते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है, पता चलता है हैंड टू हैंड। जैसे हमने बना के खाया, जैसे कि कंगनी इन्हीं दिनों में होती है और वो सर्दियों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लिया आपको कोल्ड हो गया है, बुखार हो गया है, आप कंगनी की खीर बना के खा लें गाय के दूध में, तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये देखा है, हम जब होता है किसी को घर में ऐसा, तो हम ऐसा ही करते हैं कि कंगनी की खीर बना लेंगे, उसको कोल्ड हो गया तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, वहीं हम ठीक हो जाते हैं। तो ऋतभुक का मतलब यही होता है कि ऋतुओं के अनुसार जो अनाज, जो सब्जियां, जो फल हैं, यदि हम उनको खाएंगे तो हमें दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। तो बस मेरा आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं भारद्वाज भाई जी, उनसे मेरा एक प्रश्न ये था कि जब ये बताया इन्होंने उपज के बारे में, कि वो कंगनी के बारे में शायद बता रहे थे कि वो कितने एरिया में की पैदावार बताई इन्होंने, पर एकड़ या पर बीघा के हिसाब से, वो शायद 5.5 क्विंटल या 6 क्विंटल उन्होंने बताया था। पर एकड़ है मैडम। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद भाई जी। ओह, बहुत सुंदर बहन जी। आगे मिलल भाई साहब। नहीं, अब आप आभार करा दीजिए। आदिरूप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? आदिरूप सिंह जी।
जी आदरणीय, मेरा एक प्रश्न था कि हम ये बारिश में जो लगने वाले हमारे जो प्राकृतिक जो चावल धान है, क्या हम चावल को भी मिलेट अनाज में गिन सकते हैं क्या? जो भी बारिश की फसल है वो बारिश से होती है। और पुराना बीज है भारत का, बताते हैं कि चावल जो है, शास्त्रों में भी हमारे चावल का वर्णन है। तो चावल को हम अनाज में सकते हैं क्या? सर चावल तो नहीं हम मिलेट्स में करेंगे, क्योंकि वो बस फाइबर का ही चक्कर है कि फाइबर जो हम मिलेट्स खा रहे हैं उसमें 8 से 12% तक होता है, और चावल में हमारा 1% के लगभग होता है। और अब जब छिलका उतर के जब वो पॉलिश हो जाते हैं तो वो और भी कम हो जाता है। इसी तरह गेहूं का जो आटा हमें थैली में मिलता है, एक चक्की में पिसवाते हैं, तो उसमें फाइबर की मात्रा और कम हो जाती है। तो इसलिए चावल में हम मिलेट्स में उसको काउंट नहीं कर सकते। हमने बस चावल और वीट को ही स्किप करके मिलेट्स की तरफ आना है, तो तभी हमारा जो शरीर है वो रोग मुक्त हो सकता है। जी हो। बहुत सुंदर आज लंबी चर्चा हुई, सवाल हुए, जवाब मिले, शंकाएं हुई, समाधान हुआ, और विधि खेती करने की विधि और मिलेट्स के ऊपर बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय का। अब मैं चाहूंगा 8:20 होने वाले हैं। आदरणीय रंजना जी, अब समापन की ओर चलते हैं और फिर चर्चाएं जारी रहेंगी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। सबसे निवेदन है कि इस युगहार कार्यक्रम में जरूर जुड़ते रहें। यही लिंक जो आज दी गई है, यही लिंक प्रतिदिन चलती है, अलग से लिंक नहीं बदलती है। कोई भी व्यक्ति, सभी